हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गौरव टेक्नीशियन में। आज साइंस का सेट नंबर 7 है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखेंगे, हमें ये उम्मीद है। और ये बहुत ही रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन, यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? पहला, आभासी सीधा और बड़ा। दूसरा, वास्तविक उल्टा और सीधा। तीसरा, वास्तविक सीधा और छोटा। चौथा, वास्तविक उल्टा और बड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए क्या दिया हुआ है। यदि आवर्धन 1 से अधिक हो तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, और यदि 1 से कम हो तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। यानी ये तो निश्चित है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा होगा, क्योंकि आवर्धन -0.65 है। यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब सीधा, आभासी। ऋणात्मक होने पर प्रतिबिंब वास्तविक होगा। धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब आभासी, और ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अतः यदि प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टी और वस्तु से छोटी होगी। यानी वास्तविक, उल्टी और वस्तु से छोटी। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं? पहला, बल। दूसरा, दबाव। तीसरा, ऊर्जा। या चौथा, जड़ता। तो किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? पहला, वास्तविक और बड़ा। दूसरा, वास्तविक और छोटा। तीसरा, आभासी और बड़ा। चौथा, आभासी और छोटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। जब कोई वस्तु पर्दे, शीशे, दर्पण, पानी, दीवार आदि पर प्रतिबिंब होती है तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और वास्तविक और छोटा, यानी बी और वास्तविक और छोटा। ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और छोटा और वास्तविक और बड़ा। यानी ए और बी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो इकाई सापेक्ष घनत्व दो समान राशियों का अनुपात होता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती। यानी सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से क्या एक है? यानी ज्वारीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, यांत्रिक त्वरण या सतही तरंग। यानी ध्वनि निम्न में से क्या है एक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग कण के चलने के अनुदिश या समांतर गति करती है। ये तरंगें तीनों माध्यमों में अर्थात ठोस, द्रव और गैस में चलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है? पहला, घर्षण का शून्य प्रभाव। दूसरा, वजन, आवेग, बल, तनाव की क्रिया। तीसरा, घर्षण का नकारात्मक प्रभाव। या चौथा, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स घर्षण का नकारात्मक प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे डैश कहा जाता है। पहला, ऊर्जा संरक्षण नियम। दूसरा, एंट्रोपी का नियम। तीसरा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। या चौथा, सतत ऊर्जा का नियम। तो कहता है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा एक संरक्षित राशि है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी डैश है। पहले, वास्तविक गहराई से कम गहरा। दूसरा, वास्तविक गहराई से अधिक गहरा। तीसरा, वास्तविक चौड़ाई से कम चौड़ा। या वास्तविक चौड़ाई से अधिक चौड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वास्तविक गहराई से कम गहरा। चलिए आइए देखते हैं
कहता है पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखने पर इसकी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ये घटना घटित होती है। इनमें से किसे आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है? पहला स्टीफन हॉकिंस, दूसरा सीवी रमन, तीसरा गैलीलियो गैलीली या चौथा विक्रम साराभाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो गैलीली। आइए देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। गैलीलियो गैलीली एक इतालवी खगोलीय शास्त्री, भौतिक विज्ञान और गणितज्ञ थे। इनका जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली में हुआ था, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। पहला अपवर्तन के प्रवर्धन में, आपतन कोण की स्थिति में, अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में, या विद्युत स्थिति ऊर्जा में। ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में। अगर आप लोग डेली ये क्वेश्चन देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर होगा। कहता है अगला क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंग दैर्घ्य 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? पहला 1 सेकंड, दूसरा 1.5 सेकंड, तीसरा 2 सेकंड या चौथा 3 सेकंड। तो इसका स्पष्टीकरण एन बराबर दिया हुआ है 3.5 किलो हर्ट्ज, लेमडा दिया हुआ 0.1 भी, एन इसका फॉर्मूला होता है भी बराबर एन लेमडा, और इसे अब बैठा दीजिए तो आप इसे बना सकते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा 0.2 सेकेंड, क्योंकि हम अगर सॉल्व करने बैठेंगे दोस्त तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला, मुख्य अक्ष पर ध्रुव काकतीय निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होता है। ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर और इसके अभिलंबवत वस्तुओं या प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऋणात्मक माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? केवल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, यानी ये सभी क्या है? तो ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं, ये सभी अच्छे सुचालक हैं, ये सभी कीमती धातुएं हैं, या कोई समानता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी अच्छे सुचालक हैं। देखते हैं, चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम ये सभी धातुएं हैं और विद्युत तथा ऊष्मा की बहुत अच्छी सुचालक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 वोल्ट का कार हेडलाइट लैंप 15 मिनट के लिए 3 एम्पीयर की धारा आकर्षित करता है। इस अवधि के दौरान कार की बैटरी द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका दिया हुआ है V बराबर 12, I बराबर 3, T बराबर 15 मिनट, मिनट को आप सेकंड में बदल लीजिए तो 900 सेकंड हो जाएगा। बैटरी द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा E बराबर होता है VIT, यानी V आपका 12 है, I 3 है और T है 90। इसको हम निकालेंगे तो 32,400 जूल हम जानते हैं प्राप्त होता है, और हम जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। अतः आप इसे जब बदलेंगे तो 0.09 किलोवाट घंटा प्राप्त होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है? यानी वस्तु को हम कहाँ रखेंगे छोटा प्रतिबिंब निर्मित होगा? तो वक्रता केंद्र से परे। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि तरंग का आयाम वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 प्रतिरोधक 5 ओम, 6 ओम, 4 ओम एक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध R बराबर होता है R1, R2, R3। तो R बराबर हो जाएगा सीधा 15 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। CGS प्रणाली में विकृति की इकाई क्या होती है? तो इस विकृति की कोई इकाई नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दबाव को डैश से मापा जाता है। दबाव को किससे मापा जाता है? एक बल एवं क्षेत्रफल से। बल एवं क्षेत्रफल से। दबाव को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल लंबवत बल के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात दबाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक वस्तु की गति ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा? पहला, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना,
इसके प्रारंभिक मान का 32 गुना, इसके प्रारंभिक मान के समान या इसके प्रारंभिक मान का 8 गुना। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब तार की लंबाई दोगुनी हो जाती है तो एमीटर की रीडिंग कम हो जाती है, आधी, एक चौथाई या 3/4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 मीटर प्रति सेकंड निम्नलिखित में किसका एसआई इकाई है? मीटर प्रति सेकंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? पहला बल, दूसरा त्वरण, तीसरा वेग या चौथा गति। तो होता है इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स त्वरण, क्योंकि त्वरण बराबर होता है यानी ए बराबर v माइनस यू बाय टी, जो होता है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पहला मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, दूसरा प्रेशर पास्कल, तीसरा फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, चौथा इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस। तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर होती है, ना कि टेस्ला। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक राइफल से चलाई गई गोली यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आता है तो राइफल की गति ऊर्जा क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन के तृतीय गति के अनुसार जब हम किसी पिंड पर जितना बल लगाते हैं वह वापस उतना बल लगाती है। इस क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है। यही कारण है कि बंदूक से गोली चलाने में पीछे की ओर धक्का देता है तो बंदूक की गति ऊर्जा गोली की गति ऊर्जा से कम होगी। तो बंदूक की गति ऊर्जा गोली की गति ऊर्जा से कम होगी। गति ऊर्जा से कम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेंस की एसआई शक्ति क्या है? इसका शक्ति होता है लेंस का डायप्टर। चलिए आप कितना 25 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। थैंक यू सो मच।